हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचडीएमएम। एचडीएमएम में आपका स्वागत है। तो गाइज, रोज की तरह जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए करते हैं जीएस का स्टार्ट। जैसा कि आप जानते हैं, जीएस का प्रैक्टिस सेट डेली करवाया जाता है और इसमें मिक्स टाइप के जीएस के क्वेश्चन होते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो समान रूप से आपको ये लाभ पहुँचाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पुराणों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन बताना है। तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। 4 वेद होते हैं और 18 पुराण है। 4 वेद है ना, 4 वेद हैं और 18 पुराण है। ठीक है। अगर बात करें पुराणों की रचना किसने की है, तो पुराणों की जो रचना है वो किया है आपके लोमहर्ष और उग्रश्रवा ने। किसने किया, लिख दूं, लोमहर्ष और उन्हीं के पुत्र थे उग्रश्रवा। राइट। तो लोमहर्ष और उग्रश्रवा ने पुराणों की रचना की। और बात करें कितने पुराण हैं, तो 18 पुराण हैं। वेद कितने हैं, 4 वेद हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। ये तो आपको पता है। अगला क्वेश्चन देखें, चोल राजा जिसे गंगई कोंड कहा जाता है, काफी पूछा जाता है क्वेश्चन कि चोल राजा जिसे गंगई कोंड कहा जाता है वो कौन है। तो ये हो जाएंगे राजेंद्र, है ना, राजेंद्र फर्स्ट हो जाएंगे, राजेंद्र प्रथम हो जाएंगे। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक। तो इनके बारे में कहते हैं कि पूर्वी भारत में जो है गंगा नदी तक अपना जो क्या सैन्य अभियान जो है चलाया था। और वहां तक इनके सफल सैन्य अभियान के कारण इन्होंने स्वयं को गंगई कोंड की उपाधि दी थी। तो पूर्वी भारत में गंगा नदी तक अपना सैन्य अभियान चलाने के कारण इन्होंने क्या किया था, गंगई कोंड की उपाधि धारण कर ली थी राजेंद्र प्रथम ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आप कह सकते हैं कि ऑप्शन फर्स्ट से हरिहर और बुक्का नाम के दोनों भाइयों ने की थी। हरिहर और बुक्का ने। और कब की थी, 1336 ईस्वी में की थी। 1336 में की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कब की थी। तो 1336 में इन लोगों ने, हरिहर और बुक्का नाम के दोनों भाइयों ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। ओके। और विजयनगर की कई बार वो पूछ देता है कि राजधानी क्या थी। तो देखो, विजयनगर की जो राजधानी थी वो हम्पी थी। विजयनगर की राजधानी थी, एक मिनट, तो पेन सही से नहीं चल रहा है, हम्पी थी, हम्पी। तो देखो, विजय कोई पा जाएगा तो वो हैप्पी हो जाएगा ना, हैप्पी। तो विजयनगर की हम्पी थी, आप ऐसे करके याद रखना। ओके। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया। ये क्वेश्चन है कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। राजपूतों ने, सिखों ने, मुगलों ने या मराठाओं ने। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो मराठा, क्योंकि तत्कालिक समय में सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली थे भारत के अंदर वो मराठा थे। इसीलिए मराठाओं ने क्या किया था, सबसे ज्यादा विरोध किया था। और मुगलों ने तो उनको शरण दिया था। आपको पता ही है कि जहांगीर ने उनको स्टीफन हॉकिंस को और टॉमस रो को इन्होंने कहा था ठीक है कि आप आके व्यापार यहाँ पे कर सकते हो। तो मराठों ने फिलहाल आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया, तो मराठा सही जवाब हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि डेविड एनिस का, सॉरी, तो ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। हम लोग क्योंकि जीएस पढ़ते हैं तो सिर्फ जीएस देखेंगे। चलिए नेक्स्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सितंबर 2021 में किसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आपको ये बताना है कि 2021 में पूछ रहा है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो अध्यक्ष बनाया गया है सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को। याद रखना, लालपुरा को। ठीक। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को इसका अध्यक्ष बनाया गया राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की। और अगर बात करें अल्पसंख्यक के हितों की संरक्षण की जो बात की गई है वो आर्टिकल 29 में की गई, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 में बात की गई है। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात की गई है। और अगर बात करें अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना, तो 1993 में इसकी स्थापना होती है। ये चीज भी आप याद रखना। और वर्तमान में जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 तक भारत में कितने समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन। तो देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2021 तक ब्लू फ्लैग का मतलब, प्रमाणन का मतलब एक प्रकार का सर्टिफिकेट है जो कि इन्वायरमेंट को लेकर दिया जाता है कि भाई जो कितने तट हैं जो एक तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और ज़्यादा गंदगी नहीं फैलाते, ज़्यादा प्रदूषण नहीं करते हैं। तो उस सेंस में जो है ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जाता है। और ये 10 ऐसे तट हैं, समुद्र तट हैं जिनको दिया जा चुका है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाँ जी, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सूची को सूची 2 से मैच करवाना है आपको। यहाँ पे सही मतलब मैचिंग करवानी है, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, फिर देखा जाएगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा है एस.सी. बोस लिखा, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल गफार खान, सरदार पटेल, और ये सारी बातें लिखी हुई। मतलब सरदार पटेल पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। ये पूछ रहा है कि कब और कहाँ पर ये इंसिडेंट हुए थे, किसके द्वारा। तो जैसे ये लिखा है कि एस.सी. बोस ना, सुभाष चंद्र बोस, तो इनके बारे में आपको पता करना है कि क्या किए थे। कांग्रेस के उग्र अध्यक्ष थे, या लाल कुर्ती आंदोलन किए थे, बारदोली आंदोलन किए थे, या कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन तो जग जाहिर है, सभी को पता है, जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1929 में किया था कांग्रेस का लाहौर। और पूर्ण स्वराज यहीं पर जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज, ये पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव इसको लेकर मैं जनाब। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था, पूर्ण स्वराज मतलब पहली बार पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग किस कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ है, तो 1929 का लाहौर अधिवेशन, आप याद रखना, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। और अगर बात करें हम लोग, जैसे पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा है सुभाष चंद्र बोस, तो ये बिल्कुल पहला सही हो जाएगा। कांग्रेस के उग्र यानी कि रेडिकल अध्यक्ष थे, ठीक है, उग्र अध्यक्ष थे, तो सुभाष चंद्र बोस सही हो जाएगा। फिर लिखा है खान अब्दुल गफार खान, तो ये लाल कुर्ती आंदोलन आप सबको पता होगा, लाल कुर्ती आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे खान अब्दुल गफार खान, और इनको फ्रंटियर गांधी बोलते, सीमांत गांधी बोलते, याद रखना। खान अब्दुल गफार खान को क्या बोलते हैं हम लोग, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। सरदार पटेल पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, अगर ये इसकी बात करें तो ये बारदोली सत्याग्रह से जुड़े हैं। आप सबको मालूम है कि सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली आंदोलन के दौरान ही वहां की महिलाओं ने दिया था। तो ये बिल्कुल आपका हो जाएगा। और ऑप्शन अगर आपको सही करना है तो देख के आप सही कर सकते हैं, सारा आपको बता दिया गया, तो ऑप्शन इसका वैसे बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि संविधान की, भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष या सभापति, है ना, अध्यक्ष या सभापति कौन थे, ये बताना है आपको। तो अस्थायी बताना है, तो देखिए 9 दिसंबर 1946 है ना, कितना याद रखना, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और उसी के कुछ दिन के बाद यानी कि 13 तारीख को, है ना, 4 दिन के बाद, 13 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। तो अगर आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा किसे बनाया गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है ना। और अगर स्थायी अध्यक्ष आपसे पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। और इनको जो है बिहार का गांधी कहा जाता है, याद रखना। फ्रंटियर गांधी भी आपको मैंने बताया। सीमांत गांधी किसको कहते हैं, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। बिहार का गांधी किसे बोलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोलते हैं। और अफ्रीका का गांधी किसे बोलते हैं, नेल्सन मंडेला जी को बोला जाता है, ठीक, अफ्रीका का गांधी। चलिए, और बी आर अम्बेडकर की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो आप जानते हो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और प्रारूप समिति में टोटल कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे, 7 सदस्य थे, अध्यक्ष को लेकर, मतलब 6+1, है ना। चलिए नेक्स्ट लिखा है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है। तो यहाँ पे बात चल रही है चुनाव लड़ने की, तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। देखो, लड़ने के लिए जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम पंचायत चुनाव अगर आपको लड़ना है तो 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ वोट देना है तो आप 18 साल में दे सकते हो। तो ये बात याद रखना, वोट देना है 18 साल में, और अगर आपको खुद मेंबर बनना है, चुनाव लड़ना है, तो 21 या इससे ज़्यादा आपकी उम्र होनी चाहिए, मिनिमम 21 साल होनी चाहिए, ठीक। और अगर बात करें हम लोग, जैसे नॉर्मली अगर पूछता है कि जो 18 वर्ष में आप वोट दे सकते हो, वोट देने का जो एज है वो 18 साल है। पहले कितनी होती थी, 21 थी, अभी घटाकर कितनी कर दी गई है, 18 कर दी गई। तो ये 61वां संविधान संशोधन हुआ था, याद रखना। 61वें संविधान संशोधन से ये चीज हुई थी, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो यहाँ पे पूछ रहा है राष्ट्रपति के लिए कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए। तो ऑप्शन 35 सही हो जाएगा, ऑप्शन डी 30। देखो यहाँ पे उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनको भी आप याद रखना, है ना। किसकी बात कर रहे हैं, राज्यपाल की बात कर रहे हैं, राज्यपाल। तो इतने 3 लोग होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। इन लोगों, बस 3 लोग होते हैं, याद रखना, कंफ्यूज मत हुआ करें। सिर्फ 3 लोग होते हैं जिनको 35 की उम्र चाहिए मिनिमम, क्या करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। तो अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं या राज्यपाल बनना चाहते हैं, तो कम से कम 35 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। 21 साल अभी मैंने आपको बताया कि जो है वहाँ पे आपने देखा कि अगर पंचायत चुनाव आपको लड़ना है तो 21 साल होना चाहिए। और ये अगर विधान परिषद में आपको जाना है तो 30 साल उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा में जाना है तो 30 साल होनी चाहिए। और लोकसभा या विधानसभा में 25 साल होती है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना चाहिए, तो मिनिमम 25, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है।
तो लोकसभा का नेता होता है और लोकसभा में 25 चाहिए 25 साल। इसीलिए राष्ट्र अगर किसी को प्रधानमंत्री बनना है तो 25 साल उम्र होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 साल चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 साल चाहिए। सब याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ, चलिए इधर का एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। आपको बताना सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा अधिकार है। राजनीतिक पुनरीक्षण, कानूनी पुनरीक्षण या न्यायिक पुनरीक्षण या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनरावलोकन लिखा होता है कहीं पर। न्यायिक पुनरावलोकन किस आर्टिकल में दिया है, 137 में दिया है। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कह सकते हो टफ क्वेश्चन होता है ना। एक्चुअली टफ का क्या आर्टिकल है, अब इसमें टफ और इजी का तो कोई मुद्दा है नहीं, लेकिन आमतौर पर लोगों को याद नहीं रहता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की अगर बात करेगा तो 137 आर्टिकल में दिया गया है और यूएसए के संविधान से हम लोगों ने इसको लिया है। अगर ये पूछा जाए कि न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रक्रिया भारतीय संविधान में है वो किस देश के संविधान से हम लोगों ने ली है, तो अमेरिका के संविधान से लिया। 137 आर्टिकल में न्यायिक पुनरावलोकन की बात की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों तक लगाया जाता है। मतलब अगर संसद में पास कर दिया गया, देखो संसद में जो पास साधारण बहुमत के द्वारा पास किया जाता है और साधारण बहुमत के द्वारा पास किया जाता है और 2 महीने के लिए पहली बार, यानी कि 60 डेज के लिए जो है पहली बार इम्प्लीमेंट किया जाता है, 60 डेज के लिए। और उसके बाद जो है इसी साधारण बहुमत के माध्यम से ही जो आपका वित्तीय आपात है उसको अनंत काल के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक। जब तक की परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो जाएंगी उस सरकार के, उस पर्टिकुलर देश के, तब तक ये जो साधारण बहुमत है इसी के माध्यम से वित्तीय आपात को एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो बाय द वे क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे कि प्रथम बार जब अगर लगाया जाएगा तो कितने दिनों तक लगा रहेगा, तो आप कहेंगे 60 डेज के लिए, 2 महीने के लिए। समझ आ रही बात। और अगर बात करें वित्तीय आपात हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो ये भी हम लोगों ने यूएसए से लिया है, अमेरिका से लिया। देखो अमेरिका सबसे अमीर देश ना, पैसा वाला। तो बात हो रही वित्त की, पैसे की, तो जो वित्तीय आपात है वो हम लोगों ने अमेरिका से लिया है और ये आर्टिकल 360 में दिया है। 360 में आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात की चर्चा की गई है। और अगर वित्तीय आपात की बात करें तो भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगाया गया। और बाकी जो दो और आपातकाल, यानी कि आपात 3 प्रकार के होते हैं, तो 352 और 356 और 360, ये तीनों होते हैं आर्टिकल। तो 352, 356 और 360 ये जो दोनों आपात हैं, यानी कि राज्य में आपात, राष्ट्रीय आपात और राज्यों में आपात, यानी राष्ट्रपति शासन, ये कौन सा है, ये राष्ट्रीय आपात है और ये राष्ट्रपति शासन है। तो अगर ये पूछा जाए आपसे कि इन दोनों को हम लोगों ने कहाँ से लिया, तो ये हम लोगों ने लिया जर्मनी से लिया। ये चीज़ याद रखना, ये जर्मनी से हम लोगों ने लिया है, ठीक है। जर्मनी से, ये हम लोगों ने जर्मनी से लिया है। राष्ट्रीय आपात और जो राष्ट्रपति शासन, ये दोनों हम लोगों ने कहाँ से लिया है, जर्मनी से लिया है। और अगर आपसे पूछे कि वित्तीय आपात कहाँ से लिया हम लोगों ने, तो वित्त सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास है, इसलिए हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। तो ये सारे क्लियर, आप क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। अगले क्वेश्चन पे, और एक चीज़ याद रखना, अगर यहीं पे पूछ दे कि राष्ट्रपति जो मतलब राष्ट्रीय आपात जो है 352 आर्टिकल जो है 352 जो राष्ट्रीय आपात है 352 है ना, ये कितनी बार लगाया गया है, तो 352 जो है वो 3 बार लगाया गया। ये चीज़ जरूर से याद रखना, 352 आर्टिकल जो है राष्ट्रीय आपातकाल जो है 3 बार लगाया गया है, ठीक है। तो बाकी सारी क्वेश्चन यहाँ से आप क्लियर रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारतीय समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है। तो भारतीय समुद्र तट की जो लंबाई है वो आपको बतानी है यहाँ पे। इसका सही जवाब हो जाएगा 6100 किलोमीटर। और अगर पूछे किस राज्य की मतलब जो तट है वो सबसे लंबी है, कोस्टल लाइन जो सबसे लंबी है, तो आपको पता है कि जो ये गुजरात राज्य है ना, ये गुजरात का इधर का पार्ट है, ये सबसे लंबा हो जाएगा। तो अगर पूछे सबसे लंबी कोस्टल लाइन किसकी है, तो गुजरात की हो जाएगी। और पूछ रहा है कि समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी, टोटल बताना पूरा जितना मिला के, चाहे गुजरात हो, गोवा हो, केरल हो, तमिलनाडु, जितना सारा मिला के, आंध्र प्रदेश हो, यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो, सब पूरा मिला जुला के कितना है, तो वो आपका 6100 किलोमीटर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है। 6100 किलोमीटर ये वाला हो जाएगा पूरा मिला के, ठीक है। और यहाँ पे अगर पूछे आपको, मान लो जैसे द्वीप भी है, आपको पता है ना कि इंडिया में द्वीप भी है, जैसे ये पूरा इंडिया का ये पार्ट हो गया, फिर इधर आप देखते हो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर लक्षद्वीप है। तो इस तरह से अगर इन सबको मिला लोगे पूरा द्वीपों से, अगर क्वेश्चन ये पूछ दे आपसे कि बताइए द्वीपों को जोड़ दिया जाए ना, विद एडेड द जो आप, तो विद एडेड द आर्कीपेलागो अगर बात करें हम लोग यहाँ पे द्वीप की बात करेंगे, अगर इसको भी हम लोग जोड़ लेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 75 16.6, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 आपका 6 किलोमीटर हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना है ना, कि अगर हम लोग द्वीपों को जोड़ लेंगे, ये चीज़ याद रखना। पूछता है इस तरह से ना कि द्वीपों सहित कितनी है टोटल जो कोस्टल लाइन हमारी भारतीय समुद्र तट कितना है, द्वीपों सहित पूछता है। तो अगर आपसे द्वीपों सहित पूछेगा तो द्वीप को आपको जोड़ लोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा
75 16.6 हो जाएगा। और अगर सिर्फ इस तरह से जैसे आपका क्वेश्चन दिया गया है पूछेगा तो 6100 हो जाएगा। और अगर आपसे ये पूछ दे कि बताओ टोटल जो स्थल की सीमा है, हमारी जो स्थल सीमा है वो कितनी है, अगर आपसे टोटल स्थल पूछे तो आप कहना 15,106, 15,106.7 किलोमीटर है ना, ये चीज याद रखना। 15,106 किलोमीटर मोटा मोटा आप याद रख सकते हैं। तो अगर स्थल सीमा पूछेगा तो 15,106 किलोमीटर हो जाएगा। और द्वीपों सहित पूछेगा तो 7516 याद रखना। और अगर केवल पूछेगा समुद्र तट की कितनी है तो 6100 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सूची मैच करवानी है आपको फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है सारे। बांदीपुर, दुधवा, सिमलीपाल और सरिस्का। तो चलो नीचे से करवा लेते हैं। सरिस्का कहाँ का हो जाएगा, राजस्थान का हो जाएगा। दुधवा आप सबको पता उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। उसके बाद सिमलीपाल कहाँ का हो जाएगा, उड़ीसा का हो जाएगा। और बांदीपुर कहाँ का हो जाएगा, कर्नाटक का हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपने मन से मैच करवा लीजिए। मैंने सारा आपको बता दिया है ना। फिर से देख लो, बांदीपुर कहाँ का हो जाएगा, कर्नाटक। दुधवा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सरिस्का राजस्थान हो जाएगा। और सिमलीपाल कहाँ का हो जाएगा, उड़ीसा का हो जाएगा। तो आप ऑप्शन अपने मन से मैच करवा लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपको बताना है ना। सबसे बड़ा ग्रह आपको बताना है, सबको पता होगा बृहस्पति ग्रह है। और बृहस्पति का अगर उपग्रह की बात करेंगे तो गैनीमेड है, गैनीमेड याद रखना, गैनीमेड। ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह है ना, गैनीमेड बृहस्पति का है। और पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा आप जानते हो। और अगर बात करें हम लोग शनि की, तो शनि के वर्तमान में सबसे ज्यादा उपग्रह, अगर आपसे ये पूछे, पहले बृहस्पति इसका सही जवाब होता था कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसके, अगर ये पूछता तो पहले आप बृहस्पति करते थे, लेकिन वर्तमान में क्या सही हो गया है, शनि सही हो गया है। कुछ और इसके खोजे गए हैं। तो अगर आप पूछे आपसे तो बिना कंफ्यूज हुए शनि करना कि सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो आप कहना शनि ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। यहाँ पे लिखा निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। तो देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ज्वालामुखी और ओजोन परत में, है ना। तो यहाँ पे लिखा है प्रकृति का सुरक्षा वाल्व। तो सुरक्षा अगर वाल्व की बात करेगा, वाल्व की, तो ज्वालामुखी सही जवाब होगा। बुक में भी कंफ्यूज रहते हैं, कई जगह पे मैंने देखा गलत लिखा रहता है। तो अगर वाल्व की बात करेगा तो यहाँ पे आपका ज्वालामुखी हो जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं यहीं पे कवच की, कवच की, है ना, अगर पूछता कि बताओ प्रकृति का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है, तो आपका कवच हो जाता है ओजोन परत। तो फिलहाल तो आपसे पूछा वाल्व क्या है, प्रकृति का या पृथ्वी भी, अगर यहाँ पे आपको देता पृथ्वी, ठीक है। अगर वो कहता कि बताओ पृथ्वी की का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं, तो ज्वालामुखी है। और अगर वो पूछता कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं, तो फिर से ओजोन परत। तो कवच शब्द का प्रयोग करेगा तो आपका आंसर ओजोन परत हो जाएगा। वाल्व शब्द का प्रयोग करेगा तो ज्वालामुखी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो समझ आ गया ना कि यहाँ पे क्योंकि वाल्व पूछा तो ज्वालामुखी सही जवाब होगा, ऑप्शन बी ठीक होगा यहाँ पे। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कौन सा देश यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कजाकिस्तान। यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश कजाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, फटाक से देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा अगस्त 2021 में एथलेटिक्स की विश्व रैंकिंग स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा जारी पुरुषों की भाला फेंक, है ना, भाला फेंक रैंकिंग 2021 में नीरज चोपड़ा का आपको स्थान बताना, तो ये दूसरा स्थान हो जाएगा, याद रखना। वर्ल्ड एथलेटिक्स की जो रैंकिंग जारी हुई इसमें नीरज चोपड़ा का दूसरा स्थान है। और अभी थोड़ा सा और फिसल गया, अभी ये चौथे स्थान पर आ चुके हैं। दिसंबर में जो जारी की गई है उसमें चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। फिलहाल यहाँ पर 2021 में पूछा कब, अगस्त में, तो ये दूसरे स्थान पर, और दिसंबर में ये चौथे स्थान पर पहुंच गए। तो चलिए अगले को, चलिए क्या लिखा हुआ है, सितंबर 2021 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने कॉर्निया प्रत्यारोपण का विकल्प विकसित किया है। तो आपको ये क्वेश्चन बताना है कि कॉर्निया प्रत्यारोपण का विकल्प अब बना लिया गया, मतलब इसकी जगह पर दूसरा कुछ काम किया जा सकता है। तो ये हैदराबाद की आईआईटी ने किया है, आईआईटी हैदराबाद ने ये काम किया, कॉर्निया प्रत्यारोपण का विकल्प बनाया है आईआईटी हैदराबाद ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में सिर्फ डायरेक्ट आपको जो है गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला पूछ दिया है, तो ये हो जाएगा G/m अपॉन आर स्क्वायर। ये G/m/r² इसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है। अगला क्या है, SI इकाई में लेंस की शक्ति को क्या बोलते हैं, तो डायोप्टर बोलते हैं। लेंस की शक्ति का जो मात्रक होता है, लेंस की शक्ति का जो मात्रक होता है और डायोप्टर होता है, याद रखना, डायोप्टर लेंस की शक्ति का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा जो है ऊर्जा के
बराबर हो जाएगी। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा। ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक तरह से न्यूमेरिकल आ गया छोटा सा। तो लेंस की क्षमता ये दी हुई है, तो फोकस दूरी आपको बताना है। लेंस की क्षमता बराबर होता है, लेंस की क्षमता बराबर होता है 1 फोकस दूरी होता है, क्षमता बराबर, ठीक। तो क्योंकि लेंस लेंस की क्षमता -2 दी हुई है, तो और आपको फोकस दूरी बताना है, तो एफ उधर चला जाएगा और -2 नीचे आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का और 0.5 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोटोग्राफी में उपयोग हाइपो, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, काफ़ी लोग गलत करते हैं। तो देखें, फोटोग्राफी में प्रयोग हाइपो शब्द को पूछ रहा है कि हाइपो को रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग, लोग सिल्वर ब्रोमाइड दबा के आंसर करते हैं इसका, ठीक है, लेकिन सिल्वर ब्रोमाइड इसका आंसर नहीं होगा। सोडियम थायोसल्फेट इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ये सिर्फ हाइपो की बात कर रहा है। हाँ, वो अलग बात है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता कि फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप आंसर करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वो पूछ रहा है फोटोग्राफी में प्रयोग हाइपो वो क्या कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा सोडियम थायोसल्फेट। क्वेश्चन दोनों क्लियर हो गए ना। अगर क्वेश्चन पूछता कि फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं, तो सिल्वर ब्रोमाइड अगर ऑप्शन में होता तो, और वहाँ पे मुझे लगता है कि ये ऑप्शन ना देता आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रयोग तो ये भी हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल ही रहा है फोटोग्राफी में प्रयोग हाइपो, और हाइपो को कहते हैं क्या, तो सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि सोडियम थायोसल्फेट भी प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब जब वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो फिर यहाँ पे ऑप्शन सोडियम थायोसल्फेट यानी कि हाइपो नहीं होगा। बाय द वे, क्वेश्चन जो अभी पूछ रहा है उसको ध्यान दीजिए, फोटोग्राफी में प्रयोग हाइपो क्या होता है, तो सोडियम थायोसल्फेट होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि तारपीन का तेल निम्नलिखित पेड़ से प्राप्त किया जाता है। ये क्वेश्चन सबको पता होगा। तो जो तारपीन का तेल है वो आपका चीड़ के पेड़ से प्राप्त हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चीड़ का पेड़। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं ये भी आपका मेंसुरेशन को, सॉरी वो आपके न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। तो न्यूमेरिकल में इसमें क्या लिखा हुआ है कि क्रमशः 3 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध सीरीज में 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। तो इस सर्किट से गुजरने वाली धारा आपको बतानी है, मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी यानी कि कितने एम्पियर की धारा इसमें बहेगी, ये चीज़ आपको बतानी है। तो ये जो हो जाएगा आई बराबर होता है वी अपॉन जो हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। यहाँ पे जो आर होता है वो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध होता है। तो आप देख रहे हैं 3 प्रतिरोध और 6 प्रतिरोध, ठीक है। तो 6 3 कितना हो जाएगा, 9 प्रतिरोध हो जाएंगे। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 9 और वोल्ट आपका दिया ही 18 हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 आंसर आ जाएगा। तो एम्पियर कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर की जो है यहाँ पे आपकी धारा गुजरेगी। तो ये चीज़ आप याद रखना कि आई बराबर होता है वी अपॉन आर। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध होता है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला भी काफ़ी पॉपुलर और आसान क्वेश्चन है, हर जगह पे पूछा जाता है ये क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी तत्व का परमाणु भार 35 है तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है, तो उस तत्व के प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी। अब अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, 18 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और किसी तत्व में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर होंगे। लेकिन अगर यहीं पे पूछता कि बताओ न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन आपसे पूछता, तो न्यूट्रॉन जो होते हैं वो हो जाते 17। कैसे, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है उसको परमाणु भार से घटा दो तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाती है। परमाणु भार से इलेक्ट्रॉन की संख्या घटाने पर क्या हो जाएगी, आपकी न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटा दो, चाहे आप न्यूट्रॉन की संख्या घटा दो, सॉरी प्रोटॉन की संख्या घटा दो, तो भी आपको क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन मिल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो बराबर होते हैं। तो आप दोनों में से किसी को भी घटा दो तो आपको क्या मिल जाएंगे, न्यूट्रॉन। तो अगर क्वेश्चन में पूछता बताओ न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो आप कहते हैं 17 होंगे। लेकिन क्योंकि पूछा है आपसे प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कठोर जल के संबंध में कौन सा गलत दिया है। तो झाग नहीं बनाता है, सही बात है। साबुन अधिक घिसता है, सही बात है। मैग्नीशियम बाइकार्बोन की उपस्थिति होती है, ये भी ठीक बात है। आयरन पैरेट की उपस्थिति होती है, नहीं, ये गलत बात है। तो यही आपको पहचाना था कि गलत बात कौन सी। हाँ जी, अगला लिखा है कि तार खींचने योग्य सबसे नमनीय मतलब सबसे फ्लेक्सिबल आपको बताना है कि मेटल कौन सी होती है, धातु कौन सी होती है। तो जो सबसे फ्लेक्सिबल होती है वो होती है गोल्ड, सोना होता है। ओके। अगला लिखा है कि रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र, रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की मतलब किस चीज़ की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक प्रकार की प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। ये बताना है आपको किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है, रेडियो किया जाता है, ठीक, ये बताना है। तो आइए देखते हैं किसके लिए प्रयोग करते हैं इसका।
इसका प्रयोग किसके लिए करेंगे बताइए, जीवाश्मों के लिए करेंगे कि चट्टान के लिए, कंफ्यूज मत होना, जीवाश्म के लिए करेंगे। रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसके लिए करते हैं, जीवाश्म के लिए करते हैं। ओके, और अगर चट्टानों की उम्र का पता लगाना होता है तो वहां पे क्या करते हैं, हम रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं उनके माध्यम से इस चीज का पता लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो आपको बताना है कि कठोर कोशिका भित्ति किस ऊतक में पाई जाती है। तो जो कठोर कोशिका भित्ति होगी, है ना, कठोर कोशिका भित्ति जो है वो स्क्लेरन काइमा में पाई जाएगी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्क्लेरन काइमा में पाई जाती है, इसको दृढ़ोतक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सॉरी, दृढ़ोतक, दृढ़ोतक, ठीक है, इसको दृढ़ोतक भी कहा जाता है। वो यहाँ पे बोल भी रहा है, देखो आपको कठोर बोल रहा है ना, कठोर का मतलब दृढ़ होता है, तो स्क्लेरन काइमा या दृढ़ोतक कहा जाता है। तो निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो दृढ़ोतक हिंदी में लिखा होता तो बहुत आसान हो जाता है, स्क्लेरन काइमा बोलते हैं उसको इंग्लिश में या फिर जीव विज्ञान की भाषा में। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है। तो ये बताना है, आपने सुना होगा डीपीटी का टीका होता है, डीपीटी का जो टीका लगता है वो कौन कौन सी चीजों को कवर करता है। तो वो डिप्थेरिया को, काली खांसी को और टिटनेस को करता है, लेकिन उसके अंतर्गत टाइफाइड नहीं आता, याद रखना। तो टिटनेस, डिप्थीरिया और काली खांसी, डीपीटी का टीका, यहाँ पे देखो लिखा है, ऊपर जो लिखा है कि ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता, मतलब किसके प्रतिरक्षा के लिए ये नहीं लगाया जाता। तो टाइफाइड इसके अंतर्गत नहीं आता है। और कौन कौन से आते हैं, तो टिटनेस हो जाएगा, डिप्थीरिया हो जाएगा, काली खांसी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लिखा कि निम्न में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अब बताएं, श्वसन प्रणाली, फेफड़े या श्वसन नली हो ही जाएंगे, देखिए सबके साथ सारे के सारे हो जाएंगे। यकृत जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये एक प्रकार का पाचन का पार्ट है। यकृत क्या करता है, पाचन में सहायता करता है, तो पाचन प्रणाली का अंग हो जाएगा यकृत। और यकृत में ही मनुष्य में क्या होता है, यूरिया बनती है, ठीक, यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, शरीर के अंदर। निम्न में से कौन सी कार्यवाही अनैच्छिक कार्यवाही नहीं है, मतलब इच्छा के अनुसार चल होता है, वो बताना आपको। अनैच्छिक नहीं है मतलब ऐच्छिक है। ऐच्छिक का मतलब जो आप अपनी इच्छाओं के द्वारा कंट्रोल करते हैं। तो जैसे साइकिल चलाना आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, मन करे तो चलाओ, मन ना करे तो ना चलाओ। श्वसन करना आपकी इच्छा पर नहीं है, पाचन और लार का स्राव ये सब ऑटोमेटिक होती हैं, यानी कि अनैच्छिक प्रक्रिया होती हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलिए, बढ़िया क्वेश्चन है, और लगभग बस आखिरी के 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, खत्म हो रही वीडियो, 27 मिनट की हो गई, बस फटाक से खत्म करते हैं। भारत की पहली स्वदेशी M9mm मशीन पिस्तौल का क्या नाम रखा गया है, आपको ये बताना है। तो इसका नाम ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अस्मी रखा गया, और इसको डीआरडीओ और प्लस किसने, अपनी इंडियन आर्मी ने मिलकर साथ में बनाया है। डीआरडीओ और आर्मी का जो है ज्वाइंट एक तरह से वेंचर ये है, अस्मी नाम से रखा गया। तो याद रखना कि ये जो पिस्तौल है इसका नाम अस्मी है, अस्मी। और अगर डीआरडीओ की हम लोग बात कर ले यहाँ पे, 1958 में इसकी स्थापना होती है, और दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और जी सतीश रेड्डी, है ना, जी सतीश, चलो अच्छा हिंदी में सतीश जी सतीश जो आपके जी सतीश रेड्डी, थोड़ा राइटिंग में परेशानी हो जाती है इसलिए, हाँ, जी सतीश रेड्डी जी जो है, रेड्डी जी जो इसके क्या हो जाएंगे, आपके अध्यक्ष हो जाएंगे वर्तमान के, जी सतीश रेड्डी। तो याद रखना 1958 में इसकी स्थापना की गई थी डीआरडीओ की, ओके, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो अगले क्वेश्चन पे चले हम लोग। तो यहाँ पे लिखा कि काली क्रांति, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जस्ट वेट, बताना है आपको कि काली क्रांति का संबंध किससे है, काली क्रांति का संबंध किससे है। तो आइए देखिए, मत्स्य उत्पादन, कोयला उत्पादन, सरसों उत्पादन या कच्चा तेल उत्पादन। तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कच्चा तेल हो जाएगा। कोयला उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि कोयला उत्पादन क्या है, एक प्रकार की औद्योगिक क्रांति से संबंधित होता है, और इसके लिए स्पेशल कोई नाम नहीं दिया गया। औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत कोयला उत्पादन आता है। और मत्स्य की बात करें तो ये हो जाएगा आपका नीली क्रांति हो जाएगी, नीली क्रांति। और मछली में ये भी एक विशेष मछली होती है, झींगा मछली, ठीक है। मछली में कौन सी मछली होती है, झींगा मछली। तो अगर स्पेशल आपसे पूछेगा बताओ झींगा मछली के उत्पादन को क्या बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आपकी गुलाबी क्रांति हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गुलाबी क्रांति, याद रखना। अगर झींगा मछली पूछेगा तो गुलाबी हो जाएगी, अगर सिर्फ मछली पूछेगा तो नीली हो जाएगी, और काला पूछेगा तो आपको कच्चा तेल याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। सरसों पूछेगा तो क्या हो जाएगा,
पीला हो जाएगा, आलू पूछेगा तो गोल हो जाएगा, अंडा पूछेगा तो अंडा पूछेगा तो क्या हो जाएगा, रजत हो जाएगा, और अगर दूध पूछेगा तो श्वेत हो जाएगा। याद रखना, दूध उत्पादन श्वेत क्रांति, अंडा उत्पादन रजत क्रांति, पीली क्रांति आप देख ही रहे हो, आलू हो जाएगा गोल, और बाकी आपने देख लिया। झींगा मछली याद करना बहुत अच्छा है, गुलाबी क्रांति। और मुझे लगता है कि आपके क्वेश्चन खत्म भी हो गए होंगे, लास्ट ही बचा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर होगा तो एक और होगा। हाँ जी, अब बस 2 क्वेश्चन और लास्ट के बचे हैं, ठीक है, 99 एंड 100 क्वेश्चन। चलिए फटाक से इनको बताइए और वीडियो करते हैं खत्म। तो यहाँ पे लिखा है कि केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान कहाँ पे है और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कहाँ पे। आपको यहाँ पे एक्चुअली ये नहीं बताना है, बताना है कि कौन सा गलत है, ये बताना है ना। आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि कौन सा गलत है, आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो गलत वाला आपको पहचानना है, चलिए पहचानते हैं। जैसे यहाँ पे पहला लिख दिया गया है कि केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान, ये रुड़की में है क्या, हाँ है। और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर में, बिल्कुल राजस्थान के जोधपुर में हो जाएगा। और उसके बाद लिखा है कि केंद्रीय औषधि, केंद्रीय औषधि पूछ रहा है आपसे, यानी कि CDRI की बात कर रहा है, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पे, लखनऊ में हो जाएगा, लखनऊ में हो जाएगा, राइट, ये लखनऊ में हो जाएगा, ना कि कानपुर में होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर पूछेगा आपसे तो वो लखनऊ में होगा। तो आपका ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान धनाबाद में है, ये बिल्कुल सही बात है। तो याद कर लीजिए, केंद्रीय भवन निर्माण कहाँ में होगा, रुड़की में होगा। और शुष्क क्षेत्र कहाँ पे होगा, जोधपुर में होगा। बाकी केंद्रीय खनन कहाँ है, धनबाद में होगा। और औषध वाला कहाँ पे होगा, लखनऊ में होगा। लास्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, और ये है आपका आखिरी क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है कि बताएं, 100 नंबर क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला। तो बताएं सर्वप्रथम किसको मिला, श्रीमती देविका रानी चौधरी जी को मिला था। श्रीमती देविका रानी चौधरी को, और कब मिला था अगर बात करें तो 1969 में दिया गया था, और तभी इसकी स्टार्ट भी हुई थी। ये पहली महिला भी है और पहली व्यक्ति भी है, मतलब पहली व्यक्तित्व भी है जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। और अगर दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें हम लोग, तो ये फिल्म जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार है इंडिया में, ठीक है। और भारतीय जो फिल्म का, भारतीय फिल्म जगत का जनक जो है दादा साहब को कहा जाता है। तो याद रखना, दादा साहब 69 से शुरू किया गया था, और पहली विनर जो है देविका रानी हो जाएंगी। तो ये थी आज की वीडियो, जो कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीएस जहाँ पे पूछी जानी है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।